नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर विकास पारिक में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्टरी स्टडी वीडियो, जिसका टॉपिक है डीएनए सीक्रेट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति व विभिन्न जीवों में विविधता हमेशा से ही वैज्ञानिकों व विश्व समुदाय के लिए रहस्य का विषय रहा है, जिसके बारे में जानने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेकों प्रयास काफ़ी प्राचीन समय से आज तक निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। इसी जीवन के रहस्य को जानने या समझने में कुछ हद तक, या मैं ये कहूँ कि अधिकांश रहस्यों को उजागर करने में वैज्ञानिकों को जो सफलताएं प्राप्त हुई है, वह हर्शे व चेज द्वारा न्यूक्लिक एसिड को आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर प्रमाणित करने के पश्चात ही हुई है। इसीलिए मैंने आज अपने पहले YouTube वीडियो टॉपिक के तौर पे डीएनए को चूज़ किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को डीएनए के बारे में इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन जानने में सहायता मिल सके। क्योंकि डीएनए को जीवन को अगर आधार भी कहा जाए, यानी कि बेस ऑफ लाइफ कहा जाए, तो मेरे हिसाब से यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उम्मीद है कि आप सभी को मेरे इस वीडियो के द्वारा डीएनए के बारे में इंट्रोडक्टरी जानकारियां प्राप्त जरूर हो सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक डीएनए जेनेटिक सीक्रेट ऑफ लाइफ। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्टरी स्पीच में मैंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का विषय रहा है। अतः जब तक डीएनए को प्रायोगिक तौर पर हर्शे व चेज ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर प्रमाणित नहीं किया, तब तक प्रोटीन को ही जीवन का मूलभूत आधार मॉलिक्यूल कहा जाता था, या बायोमॉलिक्यूल के तौर पर, आधारभूत बायोमॉलिक्यूल के तौर पर इसे जाना जाता था। अतः तब तक के सभी रिसर्च प्रोटीन पर आधारित होते थे, या मैं ये कहूँ प्रोटीन बेस्ड होते थे। उसी कड़ी में फ्रेडरिक मिशर 1869 में सबसे पहले एक स्विस फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि मानव कोशिका में कुछ विशिष्ट प्रोटीन की खोज के लिए रिसर्च किया। उसके लिए उन्होंने क्लिनिकल बैंडेजेस का उपयोग किया और उनसे पस ऑफ वाउंड सेल्स एक्सट्रैक्ट किया। उस पस ऑफ वाउंड सेल्स द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए पस को उन्होंने प्रोटीएज से ट्रीटमेंट दिया, और प्रोटीएज से ट्रीटमेंट देने के बाद में जब प्रोटीएज से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया तो उन्होंने पाया कि कोई प्रोटीन फ्रेगमेंट उन्हें प्राप्त नहीं हुए। जब उन्हें प्रोटीन फ्रेगमेंट प्राप्त नहीं हुए तो उन्होंने उसकी डीप स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल तो नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य मॉलिक्यूल ही इसमें मौजूद है। तो उन्होंने उसे न्यूक्लिन नाम दिया, जिसे बाद में अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड कहा। मेरे हिसाब से ये दोनों जानकारियाँ आप लोगों के लिए रोचक जानकारी होगी, क्योंकि डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने ही बायोमॉलिक्यूल के तौर पर आइडेंटिफाई करने में सफलता हासिल की। इसीलिए फ्रेडरिक मिशर को सर्वप्रथम डीएनए की खोज का श्रेय दिया जाता है। बीच में आप देख पा रहे हो इस वीडियो में फ्रेडरिक मिशर। इसके अलावा यहाँ पर इस स्लाइड्स में मौजूद दो अन्य साइंटिस्ट, लिवेनी और चारगॉफ, इन दोनों के नाम से भी आप परिचित होंगे। डीएनए की खोज के पश्चात इन दोनों का भी डीएनए की संरचना बताने में
महत्वपूर्ण योगदान है। P.A. लिवेनी की अगर हम बात करें तो P.A. लिवेनी सर्वप्रथम वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंस को बताया। इसी तरीके से अगर हम बात करें एरविन चारगॉफ की, तो एरविन चारगॉफ वो पर्सन थे जिन्होंने डीएनए के बारे में यह बताया कि डीएनए की दोनों हेलिक्स में, या ये कहें कि डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स की अमाउंट पिरिमिडिन्स की अमाउंट के बराबर होती है। इट मीन्स प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट की फोटोग्राफ हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जिसमें जेम्स वॉटसन है, फ्रांसिस क्रिक है, रोजलिन फ्रैंकलिन है, मॉरिस विल्किंस हैं। इन चारों वैज्ञानिकों ने भी अपना अलग अलग योगदान डीएनए के संदर्भ में दिया। जिसमें अगर हम बात करें वॉटसन और क्रिक की, तो वॉटसन और क्रिक का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है डीएनए के संदर्भ में, क्योंकि आज तक जो हम स्टडी कर रहे हैं डीएनए का मॉडल, यानी कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, वह मॉडल वॉटसन व क्रिक ने ही प्रतिपादित किया था। इसलिए जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था डीएनए की डबल हेलिकल संरचना के लिए। साथ ही इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वह नोबेल प्राइज विल्किंस के साथ में इन्हें दिया गया था। यानी कि जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक व विल्किंस तीनों को ही नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रोजलिन फ्रैंकलिन की, तो रोजलिन फ्रैंकलिन वह लेडी थी जिनकी मृत्यु 37 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं कहूँ कि रोजलिन फ्रैंकलिन का योगदान जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक से भी ज़्यादा था डीएनए की डिस्कवरी में, या डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में जानने में, या डीएनए के बारे में अधिक यानी कि संरचना के बारे में जानने में, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रोजलिन फ्रैंकलिन वह लेडी थी जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में डिस्कवरी की। वह अनेकों क्रिस्टल्स की संरचना के बारे में उन्होंने बताया। उन्हीं क्रिस्टल्स या फिर मॉलिक्यूल्स में ही डीएनए की संरचना भी शामिल थी, परंतु वह उस संरचना को डिफाइन कर पाने में सफल नहीं हो पाए। इन्हीं फोटोग्राफ्स को आधार बनाकर जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। तो इस स्लाइड में मौजूद ये चारों ही साइंटिस्ट जिनकी फोटोग्राफ आप लोगों के सामने है, ने डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, या मैं कहूँ कि डीएनए की संरचना के बारे में बताने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इन चारों का ही है। उन सब में सबसे ज़्यादा योगदान अगर मैं किसी का मानूँ तो वह है रोजलिन फ्रैंकलिन। क्यों? क्योंकि बिना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के डीएनए की संरचना के बारे में बता पाना संभव नहीं होता। उसी के अलावा मैं यह भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक रिसर्चर जिनका नाम था लिनस पॉलिंग, जिन्हें फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी के नाम से भी जाना जाता है, लिनस पॉलिंग ने 1950 में डीएनए का एक 3D मॉडल, यानी कि 3 हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे बाद में गलत साबित किया गया जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के जरिए। कि किस तरीके से कुछ साइंटिस्ट का रोल्स हमने अभी तक के वीडियो में जाना, जिन्होंने की डीएनए की संरचना व डीएनए की खोज में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। इसके अलावा भी अनेकों वैज्ञानिकों ने भी, जैसा हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि अनेकों वैज्ञानिकों का रोल डीएनए की संरचना के बारे में या डीएनए के बारे में, डीएनए से जुड़े रिसर्च के बारे में रहा है। तो इसी कड़ी में उन सभी साइंटिस्ट का जो योगदान है वो हम आगे के टॉपिक या आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों,
इसी के अलावा जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मैंने नाम रखा है डीएनए सीक्रेट ऑफ लाइफ, जेनेटिक सीक्रेट ऑफ लाइफ। वह नाम क्यों रखा है यह हम इस स्लाइड के जरिए आसानी से देख सकते हैं, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसकी हेडिंग है स्लाइड की। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डीएनए से शुरुआत करते हुए हम देख पा रहे हैं कि डीएनए से डीएनए का निर्माण भी संभव है, डीएनए से आरएनए का निर्माण भी संभव है, और डीएनए से एक तरीके से प्रोटीन का निर्माण भी संभव है वाया आरएनए। यानी कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह इन्फॉर्मेशन आरएनए में ही या एमआरएनए में स्थानांतरित कर दी जाती है, और उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन के जरिए उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस फ्लो चार्ट के जरिए हम यह समझ पा रहे हैं कि प्रोटीन के निर्माण के लिए डीएनए का होना अत्य आवश्यक है या अति आवश्यक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए के जरिए ही प्रोटीन का निर्माण होता है। हालांकि इस डीएनए से प्रोटीन के निर्माण में को अनेकों चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये डीएनए से निर्माण होता है आरएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, वहीं आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन होता है और कौन सा ट्रांसलेशन होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में केवल वो रट लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन किसे कहा जाता है और ट्रांसलेशन किसे कहा जाता है, परंतु आज इसे हम जानेंगे अच्छे से कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। इनकी डिटेल वीडियोज़ में, आगे के वीडियोज़ में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी हम सिर्फ इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी और कौन सी प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाएगी। तो जहाँ पे जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया है। अगर हमारे पास ये डायग्राम ना भी हो और हमें कोई नाम दिया गया हो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे और ट्रांसलेशन किसे कहेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। वो मैकेनिज्म ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी नाम के अंदर ही है छिपा होता है कि वह किस मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है। तो हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। जैसा इस नाम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ट्रांस और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है यह सभी जो दोस्त जानते होंगे कि हर मूवीज़ बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर कोई नाटक या प्ले करने के लिए एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्रिप्ट हमेशा एक ही लैंग्वेज में लिखी जाती है, या मैं ये कहूँ कि स्क्रिप्ट में अगर चेंज किया जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि कॉमेडी मूवी है कोई, उस कॉमेडी मूवी की कोई स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में अगर चेंजेस किए जाएँ, अगर उस स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जाएँ, किसी आर्टिस्ट को वो स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंज करना हो, तो वह उसमें चेंज जब करवाएगा तो उसमें चेंज जो होगा वो वापस से जो चेंज होगा वो कॉमेडी ही चेंज होगा, यानी कि उसमें कॉमेडी सीन को कॉमेडी सीन के दूसरे कॉमेडी सीन के जरिए रिप्लेस किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी सीन को किसी दूसरे सीरियस सीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि जो मूवी है उसकी स्क्रिप्ट हमें कॉमेडी के अंदर लिखी गई है। इसलिए स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, सेम चीज। तो इसका मतलब ट्रांस और स्क्रिप्ट, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ स्क्रिप्ट, यानी कि सेम चीजों में अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब सेम चीज कैसे जानेंगे, इस फ्लो में हम देख सकते हैं, फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं डीएनए एंड आरएनए दोनों के अंदर एनए आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए का आरएनए में परिवर्तन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक एसिड में चेंज, यानी कि सेम चीज। तो अभी हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स सेम चीजों में परिवर्तन। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, सेम चीजों में परिवर्तन मीन्स डीएनए से आरएनए का निर्माण। इसी तरीके से ट्रांसलेशन की बात करें हम, तो ट्रांसलेशन के बारे में हम सभी जानते हैं, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो वहाँ से हम इजीली इसे समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्थानांतरण, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ के बीच में स्थानांतरण या ट्रांसफर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एनए यानी कि आरएनए टू प्रोटीन, आरएनए एनए यानी न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन जो होते हैं वो हम सब जानते हैं कि प्रोटीन होते हैं ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ,
न्यूक्लिक एसिड का अमाइनो एसिड में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे ट्रांसलेशन की कैटेगरी में रखा जाता है या इस मैकेनिज्म को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो आई होप ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट मेरे हिसाब से अब किसी के भी मन में नहीं रहना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ सेम थिंग्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन इनटू न्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ए ट्रांसक्रिप्शन, whereas transfer of different things is known as a translation, which means conversion of RNA into protein is known as a translation. Whereas यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डीएनए जो है उस डीएनए से डीएनए का निर्माण भी हो सकता है, जिसे कि रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है और इनसे काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। यहाँ तक कि नेट के भी, CSIR नेट के भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जैसे कहा कि मैंने ये सब इस फ्लो चार्ट के जरिए आप लोगों को ये सब इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले हमने ये जाना कि किस तरीके से डीएनए जो है उस डीएनए के ऊपर डिस्कवरी हुई। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर आए, फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया, फिर अल्टमान आए, उन्होंने उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। वॉटसन और क्रिक जो हैं उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल बताया। उससे पहले P.L. लिवेनी थे, जिन्होंने कि यह बताया कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस के प्रेजेंस के बारे में बताया। उसके अलावा चारगोफ आए, जिन्होंने यह बताया कि डीएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन की दोनों की मात्रा बराबर होती है। उसके अलावा विल्किंस आए। उसके अलावा हमने जाना कि रोजलिन फ्रैंकलिन, जिनका योगदान है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की डिस्कवरी में रहा। तो हमने उन अनेकों साइंटिस्ट के बारे में जाना। उसके अलावा नीलस पॉलिंग के बारे में भी उन्होंने बताया कि 3D मॉडल जो उन्होंने प्रस्तुत किया। और यहाँ हमने ये फ्लो चार्ट इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इससे क्लियरिफाई हो सके कि क्यों मैंने हेडिंग जो रखी है अपने टॉपिक की, वो डीएनए जेनेटिक सीक्रेट ऑफ लाइफ रखी है। क्योंकि यहाँ हम इस फ्लो चार्ट के जरिए क्लियरली देख पा रहे हैं कि डीएनए से ही प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के रूप में हमारी बॉडी के अनेकों मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, या मैं ये कहूँ कि हमारे अनेकों मैकेनिज्म, बॉडी के जो अनेकों मैकेनिज्म हैं वो प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है और स्टडी मटेरियल आपके उपयोगी लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।